तो चलिए एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल को समझते हैं। वो सवाल ये है कि भारत, जो दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, आज भी टेक्नोलॉजी और बड़े ब्रांड्स के लिए दूसरे देशों पर इतना निर्भर क्यों है? और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। जरा एक मिनट रुककर सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर के पीछे किसी विदेशी ब्रांड का ही नाम क्यों होता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत गहरे कारण छिपे हुए हैं। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है, या पैसों की, या फिर मामला कुछ और ही है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सुराग से, जो हमें सीधे फैक्ट्रियों और प्रोडक्शन की दुनिया में ले जाता है। यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं। देखिए ना, दुनिया में हर बड़े औद्योगिक देश की एक अपनी एक पहचान है। जैसे चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जर्मनी अपनी लाजवाब इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, और भारत, हमारी पहचान अभी भी बड़े पैमाने पर एक असेंबलर की है, मतलब चीजों को जोड़ने वाले। इसको समझने के लिए आईफोन से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी बात है कि आईफोन भारत में बन रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम उसके पुर्जे जोड़ रहे हैं। उसका जो दिमाग है, मतलब उसकी कोर चिप, उसका डिजाइन, वो आज भी बाहर से ही आता है। और दोस्तों, यही वो बारीक सा फर्क है असेंबलिंग और असली मैन्युफैक्चरिंग के बीच। देखिए, सिर्फ मजदूरों के होने से आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। इसके लिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चाहिए। मतलब बेहतरीन सड़कें, 24 घंटे बिजली, तेजी से काम करने वाले पोर्ट, और सबसे जरूरी, छोटे बड़े पुर्जे बनाने वाली कंपनियों का एक पूरा जाल। और इसी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है सप्लाई चेन पर कंट्रोल। आज के दौर में सप्लाई चेन का किंग कौन है? चीन। क्यों? क्योंकि वो उन जरूरी चीजों को बनाता है जिनकी जरूरत बाकी दुनिया को है, जैसे मोबाइल की बैटरी या सेमीकंडक्टर चिप्स। निर्भरता की कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो अब फैक्ट्रियों के शोर से निकलकर चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, जो हमें रिसर्च लैब्स की शांति में मिलेगा। अब जो बात हम करने वाले हैं, वो शायद इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। जहां दक्षिण कोरिया अपनी जीडीपी का 4% से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आरएनडी पर खर्च करता है, वहीं अमेरिका करीब 3% खर्च करता है। और भारत, हम 1% से भी कम, सिर्फ 0.7% पर अटके हुए हैं। मतलब फर्क देखिए, ये जमीन आसमान का अंतर है, जिसका सीधा असर हमारी नई टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता पर पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर आप रिसर्च में पैसा नहीं लगाएंगे तो आप हमेशा दूसरों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करते रहेंगे। आप कभी भी टेक्नोलॉजी के लीडर नहीं बन सकते। और इन सब के अलावा एक ज़मीनी हकीकत भी है। भारत में आज भी कोई नई फैक्ट्री लगाना बच्चों का खेल नहीं है। ज़मीन मिलने में दिक्कतें, दर्जनों सरकारी परमिशन और लगातार बदलते नियम कानून, ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी नए आइडिया का रास्ता मुश्किल बना देती हैं। चलिए, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पेचीदा सुराग पर। और ये सुराग हम सब से, यानी एक ग्राहक की सोच से जुड़ा हुआ है। एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप जूते खरीदने गए हैं। एक तरफ एक भारतीय कंपनी के जूते हैं और दूसरी तरफ नाइकी के। हो सकता है कि दोनों की क्वालिटी एक जैसी हो, लेकिन ज्यादातर लोग स्टेटस या एक खास पहचान के लिए किसे चुनेंगे? जवाब हम सब जानते हैं। और यहीं पर यह लाइन एकदम फिट बैठती है कि परसेप्शन इज पावर। मतलब असलियत से ज्यादा यह मायने रखता है कि लोग किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं ना, ये अरबों डॉलर सिर्फ एक चीज पर खर्च करते हैं, एक कहानी गढ़ने में। वो आपको एक जूता नहीं बेचते, वो आपको एक एथलीट होने का एहसास बेचते हैं। और बस यहीं पर हमारे बहुत से भारतीय ब्रांड्स पीछे रह जाते हैं। तो ठीक है, प्रोडक्शन देख लिया, इनोवेशन की बात कर ली और लोगों की सोच भी समझ ली। तो अब इन सब को मिला के देखें तो पूरी तस्वीर आखिर क्या बनती है। पिछले कुछ सालों में एक नारा बहुत जोर शोर से सुनाई दिया है, मेक इन इंडिया। लेकिन इसकी हकीकत अक्सर थोड़ी अलग होती है। ज्यादातर मामलों में ये मेक इन इंडिया कम और असेंबल इन इंडिया ज्यादा है। मतलब सारे जरूरी पुर्जे बाहर से आए और हमने बस उन्हें यहां पर जोड़ दिया। इससे असली टेक्नोलॉजी और बड़ा मुनाफा दोनों ही बाहर रह जाते हैं। लेकिन इसे एक नाकामी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक सफर का हिस्सा है। भारत पहले सिर्फ सामान आयात करता था, फिर वो असेंबलर बना और अब एक निर्माता बनने की तरफ बढ़ रहा है।
लेकिन ग्लोबल इनोवेटर बनने का जो चौथा और सबसे मुश्किल कदम है, उस पर अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आखिर में अगर हम हिसाब किताब देखें तो हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। देखिए, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और एक नया स्टार्टअप कल्चर भी तेजी से पनप रहा है। लेकिन कमी कहाँ है? आर&डी में भारी निवेश की, एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की और सबसे बढ़कर अपने ही ब्रांड्स में भरोसे की। तो देखिए, किसी पर निर्भर होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। ये सफर का एक पड़ाव हो सकता है। हर देश इस दौर से गुजरता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम हमेशा इसी पड़ाव पर अटके रहेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे? और इसका असली जवाब खरीदने में नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने में छिपा है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या भारत दुनिया को अगले गूगल, एप्पल या नाइकी जैसे ब्रांड्स देगा, या फिर सिर्फ दूसरों के सामान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ही बना रहेगा? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है और ये हम सब पर निर्भर करता है। सोचने वाली बात है।